हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर ऑफ रिटर्न्स अंडर जीएसटी। सो आज हम रिटर्न्स वाले चैप्टर को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ रिटर्न्स फॉर अदर पर्सन्स। हमने सबसे पहले किया था रिटर्न्स फॉर नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। तो उनके अलावा जितने भी अलग और पर्सनस हैं, जितने भी डिफरेंट असेसीज हैं, उनकी किस तरह की रिटर्न्स हैं, उनकी प्रोविजंस क्या हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सेक्शन 51 जो जीएसटी का है वो ये कहता है, सीजीएसटी एक्ट का, कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्हें जो वो पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, सप्लाई के लिए जो वो पेमेंट कर रहे हैं, उस पेमेंट में से कुछ परसेंट का वो टैक्स डिडक्ट कर लेंगे। मतलब कि वो जो पेमेंट है उसमें से वो कुछ टैक्स माइनस करेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है, टैक्स निकालने के बाद वाला नेट अमाउंट जो है, उसकी पेमेंट करेंगे। तो उसे कह देते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, सोर्स पे ही टैक्स को डिडक्ट कर लिया। ये वाले जो लोग हैं, इन्हें क्या करना है, अपनी सबसे पहले तो टैक्स डिडक्ट करना है और उसके बाद रिटर्न फिल करनी होती है GSTR 7 फॉर्म नंबर में। ठीक है, अब ये कैसे हो सकती है, यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पेमेंट कर रहे हैं किसी सप्लायर को जो कि नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो वहाँ पे जाके उन्हें टैक्स डिडक्ट करना होता है, सोर्स पे ही TDS काटना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें और डिटेल्स गिवन है, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो GSTR 7 का जो फॉर्म है वो दो तरीके से फिल किया जा सकता है, या तो कॉमन पोर्टल पे जाके डायरेक्टली फिल कर सकते हैं या फिर किसी फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू फिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमने रिटर्न फाइल करी है GSTR 7 में, इसकी डिटेल्स हमें सप्लायर को भी देनी होती है, क्योंकि ये वाली जो रिटर्न है ये TDS काटने वाला दे रहा है, जो कि हमारा एक रेसिपिएंट है। ठीक है, तो उसने अपने सप्लायर को भी ये वाली इन्फॉर्मेशन देनी है। किस फॉर्म में देगा, GSTR 2 है जो फॉर्म है उसके पार्ट C में देगा। ठीक है, कब तक दे सकता है, अगले महीने की 10 तारीख तक दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पॉइंट आता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स का। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, ISD जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उनको किस टाइप की रिटर्न्स फाइल करनी होती है, कब तक फाइल कर सकते हैं, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इन्हें रिटर्न फाइल करनी होती है। रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं, एक महीना जब ख़त्म हो रहा है जिसकी रिटर्न फाइल करनी है, जो कि हमारा टैक्स पीरियड है, उसके नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख तक ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एवरी ISD शैल आफ्टर एडिशन, करेक्शन और डिलीशन ऑफ डिटेल्स कंटेन्ड इन फॉर्म GSTR 6 से furnish return in GSTR 6 containing details of credit received and its distribution under section 21 through common portal। अब यहाँ पे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को करना क्या है, सबसे पहले तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, फॉर्म नंबर GSTR 6A को देखेगा, वहाँ पे जितनी भी डिटेल्स हैं उन्हें रेक्टिफाई करेगा। अगर उसमें कोई डिटेल्स उन्हें ठीक नहीं लग रही है तो उसमें कुछ डिटेल्स ऐड कर सकता है, करेक्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। इसके बाद जाके वो क्या करेगा, यहाँ पे एक GSTR 6 फॉर्म नंबर जो है उसे फिल करेगा। उसमें वो क्या लिखने वाला है, डिटेल्स लिखेगा, क्रेडिट जो उसने रिसीव किया है, इसके अलावा उसने उस क्रेडिट की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे करी है, वो भी चीज़ों की डिटेल वो 6 फॉर्म नंबर में देगा। दैट मीन्स पहले 6A में से लेके डेटा, फिर बाद में जाके 6 वाला जो फॉर्म है वो फिल करेगा। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट रिलेट्स टू नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पे जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उसके लिए फॉर्म नंबर होता है GSTR 5। यहाँ पे ये क्या कर सकता है, इसको इलेक्ट्रॉनिकली फिल करना होता है ये फॉर्म, और उसमें कुछ डिटेल्स देनी है। सबसे पहले तो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स देगा, फिर देगा वो इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स। इसके अलावा टैक्स कितना पे होना है, इंटरेस्ट कितना बन रहा है, पेनल्टी कितनी है, या फिर कोई और अमाउंट जो पे करने वाला है, पेबल है, जो ड्यू है, वो अमाउंट भी यहीं पे ही मेंशन करेगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो ड्यू डेट्स है इस फॉर्म को फिल करने की, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो द रिटर्न इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, अगले महीने की 20 तारीख तक, या फिर यहाँ पे दो लिमिट्स हैं, और विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज़ अर्लियर। जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी पीरियड है उसके वो ख़त्म होने के, मतलब कि रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी पीरियड ख़त्म होने के बाद जाके जो 7वां दिन आएगा वहाँ तक वो ये वाला जो रिटर्न है ये फ़ाइल कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो टैक्स की पेमेंट है वो रिटर्न के टाइम पे या फिर रिटर्न भरने से पहले हो जानी चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स।
ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इनके लिए क्या है, जो TCS कलेक्ट करते हैं, जो सोर्स पे ही टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये वाला पॉइंट है। ठीक है। अब ये किस किस के लिए आता है, जैसे हमारे ई-कॉम ऑपरेटर्स हैं, ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह वगैरह, जो कि ऑनलाइन साइट्स हैं बेसिकली। ठीक है। इनको रिटर्न्स अपनी फिल करनी होती है GSTR 8 फॉर्म नंबर में। इसके अलावा लास्ट टाइप की रिटर्न आती है हमारे पास फाइनल रिटर्न। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि एक इंसान जो है उसकी रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो रही है, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का मतलब ये है कि उसका GST से सारा नाता टूट गया। तो वहाँ पे GST वो दोबारा तो नहीं ना फाइल कर सकता, GST के रिटर्न्स दोबारा तो नहीं ना फाइल करेगा जब उसकी एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई। तो उस टाइम पे जो उसकी लास्ट रिटर्न फाइल की जाएगी उसे वो कहेंगे फाइनल रिटर्न। ठीक है। अब यहाँ पे जो सेक्शन 45 है GST का, उसमें ये दिया गया है कि अगर यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर ऑफिसर है वो किसी भी इंसान की, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन की रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दे, तो यहाँ पे कैसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक बार फिर भी बता देती हूँ। या तो असेसिंग ऑफिसर अपने आप कैंसिल कर सकता है, या फिर जो असेसी है वो खुद ही जाके एप्लीकेशन उसके पास जाके भेज सकता है कि मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाए। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी डेट ऑफ कैंसिलेशन है या फिर कैंसिलेशन का ऑर्डर जिस दिन आया है, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होएगी डेट। ठीक है। ये वाली जो डेट है, इस डेट के 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे हमारी जो एक फ़ाइनल रिटर्न है वो फाइल कर देनी चाहिए। ठीक है। फाइनल रिटर्न फाइल करने की डेट क्या है, ऑर्डर आने के या फिर एप्लीकेशन भेजने के 3 महीने के अंदर अंदर फाइनल रिटर्न फाइल की जाती है। ठीक है। और फाइनल रिटर्न के लिए फॉर्म है यहाँ पे GSTR 10 कॉमन पोर्टल पे जाके ये भी सबमिट होगा। इसके बाद यहाँ पे एक समरी है जो हमारे अलग अलग कैटेगरीज़ हैं टैक्स पेयर्स की, असेसीज की, उनके बेसिस पे, उनकी अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे उनकी रिटर्न्स के बारे में बताया गया है। वो पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो गिवन है यहाँ पे कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर। इसके बाद डिटेल्स टू बी गिवन, फॉर्म टू बी यूज, पीरियोडिकली और लास्ट डेट, ठीक, पीरियोडिसिटी और लास्ट डेट। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, सबसे पहले तो जिनका एग्रीगेट, पहली कैटेगरी आती है कि जिनका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 20 लाख से कम है। तो यहाँ पे डिटेल्स कोई भी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर्म भी नहीं है और पीरियोडिसिटी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इन्हें कोई रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। इसके बाद जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है और वो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम यूज़ कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम को अवेल कर चुके हैं, तो वो GSTR 4 फॉर्म नंबर जो है उसमें सबसे पहले तो आउटवर्ड डिटेल्स की कंसोलिडेटेड सप्लाईज बताएंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये डिटेल बताने वाले हैं सप्लाईज़, इनवर्ड सप्लाईज़ जो हैं, जो कि सप्लाईज़ रिसीव्ड जो हैं, ठीक है, उनकी डिटेल्स बताएंगे, जो कि अपने आप ही ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे GSTR 1 फॉर्म नंबर में। ठीक है। इसके बाद ये कब तक फाइल कर सकते हैं, क्वार्टर जब ख़त्म होगा, क्वार्टरली रिटर्न है क्योंकि ये क्वार्टरली रिटर्न ख़त्म होने के बाद, सॉरी, क्वार्टर ख़त्म होने का जो नेक्स्ट मंथ है के बाद जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है उसकी 18 तारीख तक। ठीक है। इसके बाद अगला आता है वो लोग जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है पर वो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे वो जो सप्लाईज़ कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर्स को कर रहे हैं, किसी बिज़नेस को नहीं सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इनके लिए फॉर्म नंबर 1 आता है। ये क्या कर सकते हैं, अलग अलग जितनी भी इन्होंने इंट्रा स्टेट सप्लाईज़ करी हुई हैं, ठीक है, उसकी सबसे पहले तो रिटर्न फाइल करेंगे। किस फॉर्म में करेंगे, ये अलग अलग टैक्सेस की क्लासिफिकेशन कर लेंगे उसी रिटर्न में कि एक जो टैक्स है वो 5% टैक्स लग रहा है, एक कुछ कस्टमर्स को, कुछ को 10% लग रहा है, कुछ को 14% लग रहा है, कुछ को 18% लग रहा है। तो यहाँ पे ये वाली जो कैटेगरीज़ हैं इनके बेस पे अलग अलग सप्लाईज़ वो लिख देंगे। इसके अलावा ये फ़ाइल हो सकता है अगले महीने की 10 तारीख तक। इसके बाद सप्लाईज़ जो इन्होंने रिसीव की है, इनवर्ड सप्लाईज़, ये GSTR 2 फॉर्म नंबर में करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे भी ऑटो पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। और इसकी वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए अगले महीने की 15 तारीख तक। इसके बाद ये फाइल करेंगे एक फ़ाइनल रिटर्न जो कि GSTR 3 फॉर्म नंबर में होगी, जो कि फिर से ऑटो पॉपुलेट होगी। इसके अलावा इसको वेरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि ऑटो पॉपुलेट हो रही है। कब तक कर सकते हैं, अगले महीने की 20 तारीख तक। फिर आता है ऑल अदर सप्लायर्स इंक्लूडिंग सप्लायर्स टू रीसेलर्स और कस्टमर्स। जितनी भी अलग अलग सप्लायर्स हैं जो कि रीसेलर्स को सप्लाई करें या फिर कस्टमर्स को सप्लाई करें, दैट मीन्स ये किसी बिज़नेस को, रीसेलर क्या है यहाँ पे, बिज़नेस ही है, बिज़नेस को सप्लाई करें या फिर कस्टमर्स को सप्लाई करें।
ठीक है, उन्हें क्या क्या करना होगा, सबसे पहले तो GSTR 1 फॉर्म नंबर में जाके B2C और B2C की जो B2B और B2C की जितनी भी अलग अलग इंटर स्टेट सप्लाईज हो रही है उनकी अलग अलग इनवॉइस वाइज डिटेल्स भरनी है। ठीक है, सिर्फ उन सप्लाईज़ की सिर्फ उन इंटर स्टेट सप्लाईज़ की जिनकी वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे जो B2C इंट्रा स्टेट सप्लाईज़ हो रही हैं इनकी टैक्स रेट वाइज समरी देनी है। दैट मीन्स जो अलग अलग हमारे टैक्सेस हैं उनके बेस पे हमने क्लासीफाई कर देना है। ठीक है, कब तक कर सकते हैं, अगले महीने की 10 तारीख तक। इसके अलावा यहाँ पे एक इन्हें और डिटेल्स फिल करनी होती है इसी फॉर्म नंबर में। वो क्या है, यहाँ पे B2C इंटर स्टेट सप्लाईज जो हैं जिनकी वैल्यू 2.5 लाख से कम है उनकी एक कंसोलिडेटेड रिटर्न फाइल करनी है। कंसोलिडेटेड किस फॉर्म में करेंगे, अलग अलग स्टेट्स की एक इकट्ठी हमने यहाँ पे डिटेल्स देनी है। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग टैक्स रेट्स के हिसाब से भी हम समरी देंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो सप्लाईज़ रिसीव हो रही हैं उसकी रिटर्न होगी GSTR 2 फॉर्म नंबर में, ये भी ऑटो पॉपुलेट होगी और इसकी वेरिफिकेशन अगले महीने की 15 तारीख तक करवाई जा सकती है। फिर फाइनल रिटर्न है, यहाँ पे GSTR 3 फॉर्म नंबर आ रहा है, ये भी ऑटो पॉपुलेट होगी और इसकी वेरिफिकेशन जो है वो अगले महीने के 20 तारीख तक हो जानी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे अब हमारी जब GST थी, GST से पहले एक डिफरेंट सेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आते थे। इसके बाद जब GST अचानक से इंट्रोड्यूस हुआ है तो हमारे जो बिजनेसमैन थे जिन्हें टैक्स डिपॉजिट करवाना होता था, जो रजिस्टर्ड पर्सन्स होते थे GST में, उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी। तो उन प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म निकाला गया था जिसके थ्रू आप इजीली यहाँ पे एक रिटर्न फाइल होती थी। वो फॉर्म था GSTR 3B। ठीक है, अब ये कहाँ तक था, जो पहले 2 मंथ्स आए थे जब GST इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बाद जो पहले 2 मंथ्स थे वहाँ पे ये फॉर्म यूज़ होता था। इसमें सिर्फ और सिर्फ समरी डिटेल्स की समरी दी जाती थी। ठीक है, हर एक जितने भी हमारे अलग अलग टाइप के असेसीज थे GST में, जितने भी टैक्स पेयर्स थे, उन सबको अपनी सारी की सारी जो सप्लाईज थी उनकी समरी फॉर्म में देना पड़ता था। ठीक है, समरी फॉर्म में देते थे, इनवॉइस वाइज डिटेल्स नहीं होती थी, जिसे हम अभी भी कहते हैं ना कंसोलिडेटेड डिटेल्स, वो देनी होती थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे एक और टॉपिक आता है दैट इज़ प्रोविजंस फॉर लो कंप्लायंस बर्डन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो GST है वो एक नया कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, इससे पहले लोग जो थे वो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए अकस्तम थे। लोगों को आता था कि हमने एक्साइज ड्यूटी कैसे फिल करनी है और ये सर्विस टैक्स कैसे भरना है, पर यहाँ पे GST सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिकली काम इसमें होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे कई लोगों को यहाँ पे डिफ़िकल्टी आई GST की प्रोविजंस के साथ कंप्लाई करने में। तो यहाँ पे ये वाला जो कंप्लायंस बर्डन था उसे कम करने के लिए सरकार ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। वो क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो GST के फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि सरकार नोटिफाई करती है। यहाँ पे जाके आप इजीली टैक्स पे करवा सकते हैं किसी और से। इसके अलावा GST के प्रैक्टिशनर्स हैं, GST सुविधा प्रोवाइडर्स हैं, इनको हम अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा ऑफलाइन यूटिलिटी फॉर रिटर्न फाइलिंग और एप्लीकेशन इंटरफेसेस हैं, जैसे ऐप्स होती हैं, वो बनाए गए हैं जिसके थ्रू हम लोग इजीली GST के साथ जाके उसकी प्रोविजन के साथ जाके कंप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है मैचिंग ऑफ क्रेडिट और लायबिलिटी आफ्टर फाइलिंग रिटर्न। अब जब हमारे रिटर्न्स फाइल हो जाते हैं तब हम जाके उसके बाद क्रेडिट को मैच करते हैं, उसके बेस पे ही किसी को क्रेडिट ग्रांट किया जाएगा तो वो पढ़ते हैं। हाँ जी, अब सबसे पहले तो क्रेडिट मैच किया जाता है। क्रेडिट को कैसे मैच किया जाता है, सबसे पहले तो जो हमारी इनवर्ड सप्लाईज़ हैं जो कि एक रेसिपिएंट फाइल करता है गुड्स और सर्विसेज का, वो फाइल करता है GSTR 3 फॉर्म नंबर में। ठीक है, उसकी मैचिंग हम किसके साथ करेंगे, जो हमारे आउटवर्ड सप्लाईज़ हैं जो कि सप्लायर के हैं। ठीक है, उसी सप्लाई के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सप्लायर है उसके साथ हम मैच करेंगे ताकि हम ये देख सकें कि क्रेडिट एग्जैक्टली कितना बनता है। ठीक है, यूजुअली नहीं तो क्रेडिट का जो क्लेम होता था उसमें डुप्लीकेशन हो जाती थी, तो उससे बचने के लिए यहाँ पे इन दोनों क्रेडिट्स को मैच किया जाता है, इन दोनों सप्लाईज़ को मैच किया जाता है कि आपकी इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई कितनी है। ठीक है, दैट मीन्स सप्लायर जो है उसकी आउटवर्ड सप्लाई और जो रेसिपिएंट है उसकी इनवर्ड सप्लाई, दोनों को मैच किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैचिंग कैसे कैसे हो सकती है, मैचिंग के लिए हम कुछ फील्ड्स जो अलग अलग हैं हमारे पास उनको मैच करते हैं। ठीक है, अब वो क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो GSTIN है सप्लायर का और जो GSTIN है रेसिपिएंट का, इन दोनों को मैच किया जाता है। इसके अलावा जो इनवॉइस का नंबर है वो मैच किया जाएगा या फिर जो डेबिट नोट का नंबर है वो मैच किया जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पे इनवॉइस या फिर डेबिट नोट, अगर दोनों में से जो भी अगर डेबिट नोट इशू हो रहा है यहाँ पे तो उसको भी यहाँ पे उसकी डेट को मैच किया जाएगा। इसके अलावा जो टैक्स अमाउंट है उन्हें भी मैच किया जाएगा, ठीक है। इसके बेस पे ही जाके क्रेडिट ग्रांट होता है। फिर आता है एक नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डीम्ड मैचिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार जो हमारा क्रेडिट होता है ना, उसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो ऑटोमेटिकली मैच हो गया। तो वो कब कब हो सकता है? सबसे पहले तो द क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेज एंड डेबिट नोट्स इन फॉर्म GSTR 2 that were accepted by the recipient on the basis of form GSTR 2A without amendment shall be treated as matched if the corresponding supplier has furnished a valid return। अब यहाँ क्या आता है कि अगर हमारा जो रेसिपिएंट है उसने क्या किया, फॉर्म नंबर 2A के बेस पे फॉर्म नंबर 2 में जो डिटेल्स लिखी गई थी उसे बिना किसी अमेंडमेंट के सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। दोबारा से समझो, यहाँ पे जो रेसिपिएंट है उसने फॉर्म नंबर 2A में जाके की जो डिटेल्स हैं उसके बेस पे जाके फॉर्म नंबर 2 जो था उसकी डिटेल्स को एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी अमेंडमेंट के। तो हम यहाँ पे ये मान लेंगे कि वो ये कह रहा है कि ये वाली जो डिटेल्स हैं ये सारी की सारी करेक्ट है। तो यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ जो हमारा क्रेडिट है ये ऑटोमेटिकली मैच कर गया, क्योंकि कोई भी यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं है। तो इसे हम मान लेते हैं डीम्ड मैचिंग, ठीक है। ये सब कुछ तब होगा जब हमारा जो कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लायर है, जो कि सप्लायर है, ठीक है, गुड्स या सर्विसेज का, उसने एक वैलिड रिटर्न फाइल की हो। इसके बाद फर्दर द क्लेम ऑफ ITC शैल बी कंसिडर्ड एज मैच्ड वेयर द अमाउंट ऑफ ITC क्लेम्ड इज इक्वल टू और लेस दैन आउटपुट टैक्स पेड ऑन सच टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लायर। अब यहाँ पे दूसरा केस आता है डीम्ड मैचिंग का। वो क्या कहता है कि जहाँ पे सीधे सीधे जो हमारा ITC क्लेम हुआ था, ठीक है, और जो आउटपुट टैक्स पे किया गया था वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इक्वल है या फिर ITC आउटपुट टैक्स से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो मैचिंग है वो ऑटोमेटिकली हो गई। तो यहाँ पे दो केस हैं। सबसे पहले तो जो यहाँ हमारे रेसिपिएंट्स हैं और जो हमारे सप्लायर्स की रिटर्न है, जो GSTR 2 और 2A की जो डिटेल्स हैं वो मैच कर रही हैं, वो एक्सेप्ट कर ली गई हैं, वो वाला केस। दूसरा है कि यहाँ पे ITC जो है वो आउटपुट टैक्स के साथ मैच कर रहा है, इक्वल है या फिर उससे कम है, तो जाके हम ये मान लेंगे कि हमारा जो क्रेडिट है वो ऑटोमेटिकली मैच हो गया और इतना हम क्रेडिट इजीली ग्रांट कर सकते हैं। इसके बाद आता है फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। द फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ क्लेम ऑफ ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स पीरियड शैल बी मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली टू द रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सच क्लेम in form GST MIS1 through the common portal। हाँ जी, अब अगर यहाँ पे हमारा जो क्रेडिट था उसे एक्सेप्ट किया गया है तो उसको हम फाइनल एक्सेप्टेंस जब हम देंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे देने वाली हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने कि क्रेडिट क्लेम किया था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है तो उसे हम फॉर्म GST MIS1 जो है उसके थ्रू जाके उसे इस चीज़ की इंटीमेशन दे सकते हैं कि तेरा जो क्रेडिट तुमने डिसाइड किया था, जो तुमने बताया था, वो एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा द क्लेम ऑफ ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स पीरियड विच हैड बीन कम्युनिकेटेड एज मिसमैच्ड but is found to be matched after rectification by the supplier or recipient shall be finally accepted and made available electronically to the person in form GST MIS1 through common portal। अब यहाँ क्या हो गया कि हमने पहले तो कोई ऐसा जो टैक्स क्रेडिट था उसको एक्सेप्ट किया हुआ था, पर बाद में जाके पता लगा कि ये वाला जो क्रेडिट था ये मिसमैच हो रहा है, ठीक है। तो मिसमैच होने के बाद जब रेक्टिफिकेशन होगी, चाहे सप्लायर रेक्टिफिकेशन करे या फिर रेसिपिएंट रेक्टिफिकेशन करे, जब वो रेक्टिफिकेशन हो जाएगी तो हम उसे मान लेंगे कि वो फाइनली एक्सेप्ट हो चुका है और उसे हम लोग GST MIS1 जो सेम फॉर्म है उसी में जाके इस चीज़ की इंटीमेशन दे देंगे कॉमन पोर्टल के थ्रू, ठीक है। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन क्लेम ऑफ ITC एंड रिवर्सल ऑफ क्लेम ऑफ ITC, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो ITC था उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो रही है, ठीक है, उसकी रेक्टिफिकेशन। इसके अलावा यहाँ पे अगर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो था उसे रिवर्स करना है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है वो पढ़ते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो पॉइंट ये आता है कि कई बार क्या होता है ITC जो क्लेम किया जाता है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो मैच नहीं हो रहा है, तो उसका होगा क्या, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी आई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन फॉर्म GST MIS1 में जाके
रेसिपिएंट को दी जाएगी। इसके अलावा इसकी इन्फॉर्मेशन फॉर्म GST MIS-2 जो है उसमें जाके सप्लायर को भी दी जाएगी। यहाँ पे जाके इन दोनों के पास ये अपॉर्चुनिटी आती है कि वो दोनों इसमें रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर रेक्टिफिकेशन हो गई तो हम इसे सेटल मानते हैं। अगर यहाँ पे इनमें से किसी एक ने जो रेक्टिफिकेशन नहीं की है, कुछ यहाँ पे मिसमैचिंग अभी भी चल रही है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हम ये मान लेंगे कि जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो गलत तरीके से क्लेम हुआ था उसे हम लोग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो है उसमें वापस ऐड कर देंगे। ठीक है, वापस ऐड कर देंगे। ठीक है, और वापस ऐड करने के बाद आता है फॉर्म GSTR3। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी डिस्क्रिपेंसी है उसके अगले महीने में जाके जब हम ये वाला फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें जाके हम लोग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में इस ITC को ऐड कर देंगे। ठीक है, एक तरीके से हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है जब हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट कम हो जाता है। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। इसके अलावा यहाँ पे फिर भी हमारा जो रेसिपिएंट है उसके पास एक छोटी सी पावर आती है, वो क्या है कि वो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से ये सारा जो ITC का जो अमाउंट जिसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं, मिसमैचिंग हुई है, ये रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड उसने उसमें उसे ऐड कर दिया हो। कब करेगा, जब हमारा जो सप्लायर है वो कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अंदर यहाँ पे इन डिटेल्स को रेक्टिफाई कर दे। ठीक है, अगर ये रेक्टिफिकेशन हो जाती है तो जाके उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम होगी, अदरवाइज़ वो वहीं की वहीं एडेड अप ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद आता है क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द सेम इनवॉइस मोर देन वंस। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, एक ही इनवॉइस पे कई बार जाके ITC क्लेम किया जाता है, तो उसे हम कह देते हैं डुप्लीकेशन ऑफ क्लेम्स। 2 बार ही ITC क्लेम कर दिया, ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया, मतलब ज़्यादा टैक्स क्रेडिट क्लेम हो गया, तो हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम हो गई। तो इस डुप्लीकेशन से बचने के लिए क्या किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन की कम्युनिकेशन रजिस्टर्ड पर्सन को सबसे पहले तो भेजी जाती है फॉर्म GST MIS-1 में। ठीक है, जिससे कि उसे ये पता लगेगा कि उसने एक्स्ट्रा क्रेडिट क्लेम कर लिया है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है कि यहाँ पे कई बार क्या होता है कि कोई जो हमारे रेसिपिएंट्स होते हैं उनकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होती है, उसमें अलग से अमाउंट ऐड किया जाता है। ठीक है, मतलब कि उसे उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज़ किया जाता है, तो उस टाइम पे उन्हें कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो उसने इंटरेस्ट पे करना है उसकी परसेंटेज है 18%। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो उस कम करी हुई लायबिलिटी पे उसे इंटरेस्ट मिलता है। दैट मीन्स असेसी को इंटरेस्ट मिलता है। किस परसेंट पे देता है यहाँ पे, वो परसेंटेज, एक मिनट, यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे उसे इंटरेस्ट वापस से मिलेगा। अदरवाइज जब उसकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, अगर यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी में कोई प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। सॉरी, हाँ जी, अगर तो यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उसे इंटरेस्ट पे करना होगा, अगर माइनस हो रहा है तो वो इंटरेस्ट रिसीव करेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कई बार ये पाया जाता है कि जो हमारी असेसीज होते हैं ना, टैक्स पेयर्स होते हैं, वो कुछ गड़बड़ करके अपने आप ही ना कुछ गड़बड़ के थ्रू टैक्स कम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट माइनस हो गया, तो अगर ये वाली चीज़ पकड़ी जाती है तो यहाँ इनको एक हायर रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है 24% पे जाके। इसके बाद आता है मैचिंग रिवर्सल एंड रीक्लेम ऑफ रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि हमारी जब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सारे के सारे क्रेडिट नोट्स जो हैं जो कि आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड हैं, ठीक है, उनको भी मैच करते हैं। ठीक है, उनकी मैचिंग भी सप्लाईज़ के बेस पे, जैसे हमारे सप्लाईज़ की जैसे मैचिंग होती है उसी के बेस पे की जाती है, बिल्कुल सिमिलर है। फिर आती है मैचिंग ऑफ डिटेल्स फर्निश्ड बाय द ई-कॉम ऑपरेटर्स विद द डिटेल्स फर्निश्ड बाय द सप्लायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे ई-कॉम ऑपरेटर्स हैं उन्होंने जो अपनी डिटेल्स फॉर्म GSTR 8 में फ़ाइल करी हुई हैं, ठीक है, उनकी मैचिंग होती है GSTR 1 फॉर्म नंबर से। वो फॉर्म कौन सप्लाई करता है? सप्लायर। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की जो डिटेल्स हैं उनकी मैचिंग की जाती है। क्या क्या मैच किया जाएगा? सबसे पहले तो स्टेट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ हुई है, इसके अलावा जो नेट टैक्सेबल वैल्यू है वो दोनों चीज़ें मैच की जाती है, उसके बेस पे ही यहाँ पे उनको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन डिटेल्स फर्निश्ड बाय द ई-कॉम ऑपरेटर एंड द सप्लायर्स। अब यहाँ पे मान लो कि जो ई-कॉम ऑपरेटर्स हैं, ठीक है,
और जो सप्लायर्स हैं उन दोनों में से किसी एक ने या फिर दोनों ने कोई भी अपनी जो रिटर्न फाइल की थी उसमें कुछ गड़बड़ी उनसे हो गई है, तो उसका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो गड़बड़ी अगर पकड़ी जाती है, डिपार्टमेंट अगर ये कॉमन पोर्टल पे ये गड़बड़ी पकड़ी जाती है, तो जो सप्लायर है उसे जीएसटी फॉर्म जीएसटी MIS 3 जो है इसमें जाके इंटीमेशन दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो ई कॉम ऑपरेटर है उसे फॉर्म GST MIS 4 में जाके कॉमन पोर्टल पे जाके इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कब दी जा सकती है, मैचिंग जो है जिस मंथ में की गई है उसकी लास्ट डेट तक जाके ये वाली इन्फॉर्मेशन इन दोनों फॉर्म्स में इन दोनों पार्टीज़ को दी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो सप्लायर है ये भी रेक्टिफिकेशन करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा रेसिपिएंट है, जो हमारा ई कॉम ऑपरेटर है, वो भी जाके फिर बाद में जाके रेक्टिफिकेशन करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे रेक्टिफिकेशन जो हो जाती है दोनों की साइड से या फिर किसी एक की साइड से रेक्टिफिकेशन हो जाती है तो ठीक है, यहाँ पे जो डिस्क्रिपेंसी थी वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बात सारी ठीक है। अगर यहाँ पे जो हमारी रेक्टिफिकेशन है वो नहीं हो पाती है तो यहाँ जो डिस्क्रिपेंसी है वो अभी भी चलती जा रही है। तो ये वाला जो अमाउंट ऑफ डिस्क्रिपेंसी है, जो जिस अमाउंट में थोड़ी बहुत ही गड़बड़ हो रही है, जो मैच नहीं कर रहा है जो अमाउंट, उसे हम लोग सप्लायर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जाके इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, जो हमने सेम ये वाला पॉइंट अभी पीछे ही पढ़ा था, सेम पॉइंट है कि इस वाला जो अमाउंट जिस पे अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है, जो मिसमैच हो रहा है, ठीक है, वो वाला अमाउंट जो मैच नहीं हो रहा है उसमें उसको हम लोग क्या कर देंगे, दोबारा से GSTR 3 फॉर्म जो है उसमें जाके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। ठीक है, जिस महीने में डिस्क्रिपेंसी पता लग रही है, जिस महीने की डिस्क्रिपेंसी है, उसके अगले महीने में जाके हम लोग ये वाली जो डिटेल्स हैं, जो अमाउंट है, उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारा रिटर्न्स का चैप्टर था। हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। कल से हम एक अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू।